भौतिक विज्ञान के नियमों में ना एक अजीब सा सुकून होता है। मतलब अगर मैं एक सेब को ऊपर उछालूं तो गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे ही लाएगा। हाँ बिल्कुल, वो तो एक तय बात है। राइट, पूरी तरह अनुमानित है। और इंसान होने के नाते हमारे दिमाग को ऐसी ही निश्चित चीजें पसंद आती हैं। हम चाहते हैं कि हर चीज एक तय नियम के हिसाब से चले। ये तो इंसानी फितरत है। मतलब हम हर जटिल चीज को एक फॉर्मूले में, एक स्पष्ट ढांचे में फिट करने की कोशिश करते हैं ताकि ये दुनिया थोड़ी कम डरावनी लगे। लेकिन फिर हम वित्तीय बाजारों में यानी फाइनेंशियल मार्केट्स की दुनिया में कदम रखते हैं और अचानक वो सेब नीचे गिरने के बजाय हवा में तैरने लगता है या शायद अंतरिक्ष में ही गायब हो जाता है। सही कहा, वहां गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता। बिल्कुल, यहाँ भौतिक विज्ञान के नियम काम नहीं करते, बल्कि यहाँ नियम अचानक से बहुत धुंधले और अजीब हो जाते हैं। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी धुंधलेपन की गहराइयों में उतरने वाले हैं। बहुत ही रोमांचक विषय है ये, है ना? हमारे सामने रिसर्च पेपर्स, किताबों और आर्टिकल्स का एक बहुत बड़ा ढेर है। आज का हमारा विषय है हाई स्टेक्स ट्रेडिंग का मनोविज्ञान। कैसे इंसानी भावनाएं, विशेष रूप से डर और लालच, दुनिया के सबसे कठोर गणितीय मॉडल्स के साथ टकराती हैं और उन्हें पूरी तरह से चकनाचूर कर देती हैं। मतलब ये एक ऐसा ऐतिहासिक टकराव है जिसने ना सिर्फ कुछ लोगों के लिए अरबों डॉलर का साम्राज्य खड़ा किया है, बल्कि रातों रात कई स्थापित संस्थानों को खाक भी किया है। जब पैसा दांव पर होता है ना, तो दिमाग की वायरिंग पूरी तरह से बदल जाती है। राइट। और इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड करने के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वे बेहद दिलचस्प है। हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे किए गए अकादमिक शोध को खंगालेंगे। हाँ, और सेबेस्टियन मेलाबी की मशहूर किताब मोर मनी देन गॉड से भी कुछ बहुत ही हैरतअंगेज किस्से निकालेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा जॉर्ज सोरोस और पॉल ट्यूडर जोन्स जैसे मार्केट दिग्गजों के ऐतिहासिक केस स्टडीज भी हैं हमारे पास। और लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट, जिसे हम LTCM कहते हैं, उसके पतन की कहानी तो है ही। और अंत में 5 पैसा जैसे प्लेटफॉर्म्स के रिस्क मैनेजमेंट दस्तावेजों का भी हम विश्लेषण करेंगे। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस पूरी चर्चा का मिशन बहुत स्पष्ट है। ये समझना कि वित्तीय बाजारों में लंबी अवधि की सफलता केवल भारी भरकम डेटा से नहीं मिलती। हाँ, या रंग बिरंगे चार्ट्स और गणित से नहीं मिलती। सही कहा। असली सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कोई इंसान अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करता है और उन अकल्पनीय जोखिमों, जिन्हें हम ब्लैक स्वॉन घटनाएं कहते हैं, उनके लिए कैसी तैयारी रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ये विषय सिर्फ वॉल स्ट्रीट के सूट पहने ट्रेडर्स के लिए ही नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो निवेश के बारे में सोचता भी है। बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं बाजार की सबसे बुनियादी प्रेरक शक्ति से। दशकों से फाइनेंस की दुनिया में ना एक कुशल बाजार परिकल्पना यानी एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस पढ़ाई जाती रही है। अरे हाँ, वो पुरानी थ्योरी। हाँ, ये थ्योरी बड़े ही आत्मविश्वास से कहती है कि बाजार हमेशा तर्कसंगत होता है और किसी भी कंपनी से जुड़ी सारी जानकारी पहले से ही उसके शेयर की कीमत में शामिल होती है। जो कि एक बहुत ही आदर्शवादी सोच है। मुझे भी यही लगता है। मतलब क्या इंसान सच में इतने लॉजिकल होते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हमारे स्रोतों और बिहेवियरल फाइनेंस का पूरा क्षेत्र स्पष्ट रूप से बताता है कि ये परिकल्पना एक मिथक है, एक धोखा है एक तरह से। हाँ, ये थियरी मानकर चलती है कि इंसान मशीन है, लेकिन हकीकत में जब स्क्रीन पर लाल रंग का नुकसान दिखता है ना, तो दिमाग तर्क के आधार पर काम नहीं करता। तो फिर किस आधार पर काम करता है? वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के आधार पर काम करता है। बाजार मुख्य रूप से केवल 2 ही भावनाओं के पेंडुलम पर झूलता है, डर और लालच। एक नक्शा, गणित और डेटा एक कार के इंजन की तरह है, लेकिन डर और लालच उस कार का स्टीयरिंग व्हील है। क्या बात है, बहुत बढ़िया एनालॉजी है। लोग उस नक्शे पर किस गति से गाड़ी चलाएंगे ये भावनाएं ही तय करती हैं। लेकिन अगर सब कुछ सिर्फ डर और लालच है, तो हमें इतने जटिल वित्तीय मॉडलों की आवश्यकता ही क्यों है? क्या अंततः डेटा ही सबसे महत्वपूर्ण नहीं है? देखिए, डेटा महत्वपूर्ण है, लेकिन वो सच्चाई दिखाता है। लोग उस सच्चाई को किस चश्मे से देखते हैं, ये डर और लालच पर निर्भर करता है। अच्छा, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे सामने मौजूद दस्तावेजों में इस भावना को मापने का एक बाकायदा गणितीय तरीका भी है। हाँ, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। राइट। CNN बिजनेस द्वारा शुरू किया गया ये इंडेक्स 0 से 100 के पैमाने पर काम करता है।
अब इसमें 7 अलग-अलग पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि मार्केट मोमेंटम, स्टॉक प्राइस स्ट्रेंथ और इंडिया विक्स जैसी मार्केट वॉलेटिलिटी। हाँ, लेकिन हम उन सभी की उबाऊ सूची नहीं पढ़ेंगे। इसमें एक बहुत ही खास मीट्रिक है जिसके बारे में मैं पूछना चाहती थी। पुट कॉल रेशियो, ये क्या है? ये मीट्रिक असल में बाजार की मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझने का एक बहुत ही शानदार टूल है। इसे ऐसे समझते हैं, पुट ऑप्शन खरीदना एक तरह से फायर इंश्योरेंस खरीदने जैसा है। मतलब आग लगने से पहले का बीमा। बिल्कुल, ये बाजार के गिरने पर सुरक्षा देता है। अब मान लीजिए किसी मोहल्ले में अचानक हर दूसरा इंसान अपने घर के लिए फायर इंश्योरेंस खरीदने लगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मोहल्ले में कोई अफवाह फैली है या सच में आग लगने का बहुत भयंकर डर फैल गया है। सटीक, बिल्कुल यही बात पुट कॉल रेशियो बताता है। जब निवेशक बहुत ज्यादा पुट खरीदने लगते हैं तो ये सीधे तौर पर बताता है कि बाजार में एक सामूहिक दहशत है। यानी लोग डरे हुए हैं। हाँ, इसके विपरीत इस इंडेक्स का एक और दिलचस्प पैरामीटर है जंक बॉन्ड डिमांड। जंक बॉन्ड्स मतलब कचरा? नाम से ही साफ है, ये वे कर्ज होते हैं जिनमें डिफॉल्ट होने यानी पैसा डूबने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वे ब्याज भी बहुत ज्यादा देते हैं। अच्छा, तो जब लोग सुरक्षित सरकारी बॉन्ड्स को छोड़कर धड़ल्ले से इन खतरनाक जंक बॉन्ड्स में पैसा लगाने लगे, तो इसका मतलब है कि लालच चरम पर है। एकदम सही। निवेशकों को जोखिम की परवाह नहीं है, उन्हें बस किसी भी तरह ज्यादा रिटर्न चाहिए। और जब ये सारे पैरामीटर्स मिलकर 80 या 90 का स्कोर दिखाते हैं, तो ये चरम लालच यानी एक्सट्रीम ग्रीड का संकेत होता है। हाँ, ये वो समय होता है जब हर किसी को लगता है कि पेड़ पर पैसे उग रहे हैं। जैसे .com बबल के समय हुआ था या 2008 की मंदी से ठीक पहले रियल एस्टेट में। बिल्कुल, और यहीं पर हमारे एक स्रोत थिंक कैपिटल का रिसर्च पेपर एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक जाल का जिक्र करता है, रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग मतलब बाजार से बदला लेना? हाँ, यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। जब किसी निवेशक को बड़ा नुकसान होता है तो न्यूरोलॉजिकली उसके दिमाग में वही दर्द महसूस होता है जो किसी शारीरिक चोट पर होता है। सच में शारीरिक दर्द जैसा? हाँ, और उस दर्द को तुरंत मिटाने के लिए इंसान तर्कसंगत विश्लेषण करने के बजाय बाजार से बदला लेने की कोशिश करता है। वो सोचता है, बाजार ने मेरा पैसा छीना है, मैं और भी बड़ा दांव लगाकर उसे आज ही वापस लाऊंगा। अरे बाप रे! और ये आवेगी निर्णय अक्सर उस निवेशक के पूरे खाते को ही साफ कर देता है। अधिकतर मामलों में यही होता है। इसी संदर्भ में ना वॉरेन बफे का वो मशहूर कोट याद आता है, जब दूसरे लालची हों तो डरो और जब दूसरे डरे हुए हों तो लालची बनो। बहुत ही क्लासिक कोट है। सुनने में ये कॉफी मग पर छपने वाली आम सी लाइन लगती है, लेकिन जरा सोचिए, जब टीवी पर हर कोई कह रहा हो कि दुनिया खत्म होने वाली है, बाजार रोज 5% गिर रहा हो, तब अपना पैसा बाजार में डालने के लिए कैसा फौलादी जिगरा चाहिए होता है। बहुत मुश्किल है। ये इंसानी फितरत के बिल्कुल विपरीत दिशा में तैरने जैसा है। लेकिन अगर ये सब सच है, अगर बाजार असल में सिर्फ भावनाओं का एक उबलता हुआ बर्तन है, तो मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या? हम जॉर्ज सोरोस और पॉल ट्यूडर जोन्स जैसे लोगों की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने इसी मनोविज्ञान को पढ़ा। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे रिसर्च स्टैक में मिलादी की किताब का पूरा एक अध्याय इस बात पर है कि कैसे सोरोस ने 16 सितंबर 1992 को ब्लैक वेडनेसडे के दिन बैंक ऑफ इंग्लैंड को घुटनों पर ला दिया था। हाँ, एक ऐतिहासिक दिन। सोरोस ने लगभग $10 बिलियन की शॉर्ट पोजीशन ली थी। ये तो एक जुआरी की तरह बर्ताव करना हुआ ना। उन्होंने देखा कि भीड़ किसी दिशा में जा रही है और एक बहुत बड़ा दांव लगा दिया। क्या ये सिर्फ एक एक्सट्रीम जुआ नहीं था? देखिए, इसे जुआ कहना इस पूरी रणनीति की गहराई को नजरअंदाज करना होगा। सोरोस ने जो किया वो केवल भीड़ का पीछा करना नहीं था। तो फिर क्या था? क्या कोई सच में क्रैश की भविष्यवाणी कर सकता है या वे बस लकी साबित हुए? वे लकी नहीं थे। उन्होंने फंडामेंटल्स और राजनीतिक अहंकार के बीच के तनाव को पहचाना था। 1990 में यूके सरकार ब्रिटिश पाउंड को एक यूरोपीय समझौते के तहत कृत्रिम रूप से मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी। ERM सिस्टम के अंदर। हाँ, लेकिन ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था अंदर से कमजोर थी, मुद्रास्फीति बहुत अधिक थी। तो अर्थशास्त्र के बुनियादी नियम चीख चीख कर कह रहे थे कि पाउंड की कीमत गिरनी चाहिए,
लेकिन सरकार का अहंकार उसे गिरने नहीं दे रहा था। बिल्कुल। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई दोनों हाथों से पानी को नीचे की तरफ बहने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। बहुत सही कहा आपने। सोरोस ने इसी असंतुलन को देखा। उन्हें पता था कि अंततः अर्थशास्त्र की जीत होगी और राजनीतिक अहंकार की हार। तो उन्होंने $10 मिलियन उधार लिए और पाउंड को शॉर्ट कर दिया। हाँ, यानी इस बात पर दांव लगाया कि पाउंड गिरेगा। अब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ब्याज दरें 10% से बढ़ाकर कुछ ही घंटों में 15% कर दी और अपने विदेशी मुद्रा भंडार के अरबों डॉलर पाउंड खरीदने में लगा दिए। 15% ब्याज दर। ये कदम तो किसी भी सामान्य ट्रेडर को डरा देने के लिए काफी होना चाहिए। सामान्य ट्रेडर डर जाता, लेकिन सोरोस को पता था कि यह बैंक ऑफ इंग्लैंड की आखिरी और हताश कोशिश थी। वाओ! जब पूरी दुनिया का वो पैसा जो पाउंड बेचना चाहता था उस राजनीतिक फैसले से टकराया, तो अंततः 16 सितंबर की शाम को सरकार को हार माननी पड़ी और पाउंड बुरी तरह क्रैश हुआ। और सोरोस ने एक ही दिन में $1 बिलियन से ज्यादा का मुनाफा कमाया। उन्होंने कोई जुआ नहीं खेला, उन्हें सिर्फ ये पहचाना कि सरकार एक टूटते हुए बांध को अपनी उंगलियों से रोकने की कोशिश कर रही थी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर है। मतलब ये वैसा ही है जैसे एक सर्फर सुनामी के आने से पहले ही पानी के पीछे हटने को देखकर खतरे को भांप लेता है, जबकि बाकी लोग लहरों में खेल रहे होते हैं। बेहतरीन एनालॉजी ने। और इसी से मिलता जुलता एक और उदाहरण पॉल ट्यूडर जोन्स का है, 1987 के ब्लैक मंडे का। हाँ, उस समय भी बाजार में भारी उत्साह था ना, हर कोई शेयर खरीद रहा था। बिल्कुल, लेकिन जोन्स ने 1987 के मार्केट चार्ट की तुलना सीधे 1929 के द ग्रेट डिप्रेशन वाले चार्ट से कर दी। उन्हें लगा कि ये तेजी बुनियादी आंकड़ों पर नहीं बल्कि डर पर टिकी है। मिसिंग आउट का डर। हाँ, तो जोन्स ने बाजार के खिलाफ जाकर पुट ऑप्शंस खरीदे, वही फायर इंश्योरेंस। और जब ब्लैक मंडे को बाजार एक ही दिन में 22% गिरा, तो उनके फंड ने 60% का ऐतिहासिक रिटर्न दिया। 60% रिटर्न एक ही दिन में? उनका मूल मंत्र भी तो यही था ना कि सबसे बेहतरीन ऑफेंस नहीं बल्कि सबसे बेहतरीन डिफेंस खेलना चाहिए। बिल्कुल, वे भविष्य नहीं देख रहे थे, वे बस वर्तमान में मौजूद उस हद से ज्यादा फैले हुए रबर बैंड को देख रहे थे जिसे टूटना ही था। लेकिन यहाँ मुझे रुककर एक सवाल पूछना होगा। हम बार बार इंसान के लालच, उसके डर और उसके अहंकार की बात करें। अगर इंसानियत और उसकी भावनाएं इतनी ही अतार्किक और खतरनाक हैं, तो क्या होगा अगर हम इंसानों को पूरी तरह से हटा दें और सिर्फ शुद्ध गणित पर भरोसा करें? मतलब मॉडल्स पर छोड़ दें सब कुछ। हाँ, लेकिन मॉडल्स का काम तो इंसानी गलतियों को खत्म करना होता है ना, तो क्या तब ये सब सुरक्षित हो जाएगा? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है और इतिहास ने इसका जवाब 1994 में एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से दिया था। जब भावनाओं की जगह अहंकार ले लेता है तो क्या होता है, ये हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट यानी LTCM की कहानी से पता चलता है। LTCM कोई आम फंड नहीं था ना, ये तो वॉल स्ट्रीट का ड्रीम टीम था। बिल्कुल, इसके संस्थापकों में मायरन शूल्स और रॉबर्ट मैटन जैसे लोग शामिल थे, जिन्हें ऑप्शंस प्राइसिंग के गणितीय मॉडल के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। नोबेल पुरस्कार विजेता मतलब कमरे में बैठे सबसे बुद्धिमान लोग। हाँ, इन्होंने ऐसे सुपर स्मार्ट मॉडल बनाए जो ऐतिहासिक डेटा पर आधारित थे। इनका मानना था कि दुनिया के हर बाजार की विसंगति को कंप्यूटर के जरिए खोजा जा सकता है। और शुरुआती सालों में ये काम भी किया, लेकिन फिर वे इतनी बुरी तरह से कैसे विफल हो गए? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो उनके मॉडल में 2 जानलेवा खामियां थीं। पहली, उनका मॉडल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी बेल कर्व पर आधारित था। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? आसान भाषा में उनका गणित ये मानता था कि बाजार में भारी उथल-पुथल या चरम घटनाएं बहुत ही दुर्लभ हैं, जैसे 100 साल में एक बार होने वाली घटना। अरे, लेकिन वित्तीय बाजारों में तो 100 साल में एक बार होने वाली घटनाएं हर 5-10 साल में हो जाती हैं। बिल्कुल। और उनकी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी लीवरेज का अंधाधुंध इस्तेमाल। लीवरेज यानी उधार का पैसा? हाँ, उनके मुनाफे का मार्जिन बहुत छोटा होता था, तो ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उन्होंने $1 के मूल निवेश पर $30, $50, यहां तक कि $100 तक उधार लिए। बाप रे, 100 गुना लीवरेज। इसका मतलब है कि अगर उनका निवेश केवल 1% भी उनके खिलाफ गया तो उनका पूरा मूलधन ही साफ हो जाएगा। सही कहा। और फिर 1998 में वो हुआ जिसकी किसी भी मॉडल ने भविष्यवाणी नहीं की थी। रूस ने अपने कर्ज पर डिफॉल्ट कर दिया। एक क्लासिक ब्लैक स्वॉन घटना।
मतलब ये टाइटैनिक जहाज की तरह था जिसे कभी न डूबने वाला माना गया था, लेकिन वो एक ऐसे हिमखंड से टकरा गया जिसकी किसी ने भविष्यवाणी नहीं की थी। बहुत सही। रूस के डिफॉल्ट करती पूरी दुनिया के बाजारों में भयानक दहशत फैल गई। लिक्विडिटी पूरी तरह से सूख गई। कोई भी कुछ भी खरीदने को तैयार नहीं था। और क्योंकि एलटीसीएम ने इतना ज्यादा कर्ज लिया हुआ था, उनके छोटे छोटे नुकसान कुछ ही दिनों में अरबों डॉलर के घाटे में बदल गए। हालात इतने खराब हो गए कि इस एक फंड के डूबने से दुनिया की पूरी वित्तीय प्रणाली ढह जाती। अंततः बड़े बैंकों को उन्हें बेल आउट करना पड़ा। इसी पर विक्टर हगानी ने, जो एलटीसीएम के संस्थापकों में से एक थे, अपनी किताब द मिसिंग बिलियनियर्स में एक बहुत बड़ा सबक दिया है। हाँ, पोजीशन साइजिंग के बारे में। राइट। उन्होंने लिखा है कि निवेश में क्या खरीदना या बेचना है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कितना निवेश करना है। बिल्कुल, क्योंकि हगानी ने खुद अपनी संपत्ति का 80% हिस्सा उसमें डुबा दिया था। अति आत्मविश्वास ने उन्हें रिस्क मैनेजमेंट के बुनियादी नियम भुला दिए थे। तो इस सब का मतलब क्या है? क्या ये मॉडल्स एकदम बेकार हैं? मॉडल सामान्य परिस्थितियों के लिए बने थे, चरम संकटों के लिए नहीं। जब बाजार में सुनामी आती है तो सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट काम आता है। और यही हमें चर्चा के अगले हिस्से तक लाता है, रक्षा कवच। 2008 के संकट ने सिखाया कि जीवित रहने के लिए रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। हाँ, सेबेस्टियन मेलाबी की किताब के अनुसार 2000 से 2009 के बीच 5000 हेज फंड डूब गए। 5000! ये तो बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक भी टैक्स पेयर बेल आउट की जरूरत नहीं पड़ी। एक भी नहीं। लेकिन अगर हेज फंड्स रिस्क मैनेजमेंट को लेकर इतने ही जुनूनी है, तो हम आज भी उनके डूबने की खबरें क्यों सुनते हैं? यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, जोखिम लेना उनके काम का हिस्सा है। वे डूबते हैं, लेकिन वे स्मॉल इनफ टू फेल होते हैं। मतलब उनके डूबने से पूरी अर्थव्यवस्था नहीं डूबती। क्या ये जंगली जोखिम उठाने का सिर्फ एक बहाना नहीं है? नहीं, क्योंकि उनका ढांचा अलग होता है। हेज फंड्स में हाई वाटर मार्क्स का नियम होता है। ये कैसे काम करता है? मान लीजिए एक फंड मैनेजर $100 को डुबाकर $80 पर ले आता है, तो उसे अपना बोनस तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो वापस उसे $100 से ऊपर नहीं ले जाता है। ओह, ये तो बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव है। ये उन्हें पागलों की तरह अंधाधुंध जोखिम लेने से रोकता है। बिल्कुल। और 5 पैसा के स्रोत के आधार पर रिस्क मैनेजमेंट के कई प्रकार हैं, जैसे मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क। और इनसे बचने की रणनीतियां भी बहुत काम की हैं, जैसे डाइवर्सिफिकेशन, यानी अलग अलग जगह निवेश करना। सबसे महत्वपूर्ण है स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस। ये तो एक इमोशनल सर्किट ब्रेकर की तरह है ना? हाँ, जब शेयर 10% गिरता है तो सिस्टम उसे अपने आप बेच देता है। ये डरे हुए इंसान के हाथ से नियंत्रण छीन लेता है। इसके अलावा हेजिंग और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग यानी SIP भी है। ये सर्कस में ऊंचाई पर रस्सी पर चलने वाले नट की तरह है। चाहे आप कितने भी कुशल हों, सेफ्टी नेट का होना जरूरी है। बहुत ही सटीक विश्लेषण है। रिस्क की सीमा तय करना ही लंबी अवधि में जीवित रहने की कुंजी है। तो आज हमने देखा कि कैसे डर और लालच बाजार को चलाते हैं, कैसे सोरोस और जोन्स ने इसका फायदा उठाया और कैसे LTCM के गणित ने उन्हें धोखा दिया। और रिस्क मैनेजमेंट ही असली रक्षक है। बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा विचार। आजकल एल्गोरिदम और AI ट्रेडिंग का बोलबाला है। हाँ, क्योंकि माना जाता है कि मशीनों में भावनाएं नहीं होती। लेकिन जरा सोचिए, जब मशीन लर्निंग सिस्टम इंसानों के इसी डर और लालच वाले ऐतिहासिक डेटा से सीखते हैं, तो क्या हम अनजाने में एक ऐसा भविष्य तो नहीं बना रहे जहां एल्गोरिदम खुद इंसानी भावनाओं की नकल करने लगे?